हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में पुनः आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो दोस्तों चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, पिछली क्लासेज में पॉलिटी के हमने भारतीय संविधान का इतिहास, उसके पश्चात संविधान का निर्माण, इसके संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ, ये सारी चीजें हम पिछली क्लासेज में देख चुके हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, ठीक है, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो पिछली क्लासेज आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, वहां भी सारी महत्वपूर्ण चीजें मेरे द्वारा आपको बताई गई हैं। तो आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्यों हमारा संविधान विशेष है। ठीक है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसका पहला प्रमुख कारण है, ठीक है, इसका पहला प्रमुख कारण क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। ये इसकी पहली विशेषता है। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है, एक बहुत बड़ा संविधान है भारत का, सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक होता है लिखित संविधान, ठीक है, और एक होता है अलिखित संविधान। जैसे लिखित संविधान अमेरिका या भारत, ठीक है, लिखित संविधान है। एक होता है मौखिक संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है, तो वो मौखिक संविधान है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन है, भारत का संविधान। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यदि परिस्थितियों की बात करें, मूल रूप से 395 अनुच्छेद इसमें थे। ठीक है, 8 अनुसूचियां उस समय थी और 22 भाग थे। तो लगभग अभी 450 के प्लस अनुच्छेद इसमें हो चुके हैं। ठीक है, अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं और 22 भाग। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इतना बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान, एक एक चीज को उसमें जोड़ा गया। ठीक है, छोटी से छोटी चीज भी उसमें सम्मिलित की गई है। क्यों ये बड़ा है, लिखित संविधान है, सबसे लंबा संविधान है, तो इसके पीछे कारण भी है। इसके पीछे कारण क्या है, एक तो देखो, सबसे पहला है भारत का विस्तार और विविधता। भारत एक बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ पर अनेकों विविधताएं हैं। ठीक है, हर किसी क्षेत्र में आप चले जाएंगे, वहां पर दूसरे क्षेत्र से भिन्न चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इन विविधताओं को उसमें संकलित किया जा सके। ठीक है, इन विविधताओं के प्रति हर किसी के प्रति एक समान व्यवहार हो। ठीक है, तो लिखित संविधान तभी तो हमारा बड़ा संविधान हो गया ना, क्योंकि सारे जितनी भी चीजें उनको एकत्रित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, उनके साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया गया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो यही है, भौगोलिक कारण है। दूसरा कारण क्या, देखो, एकल संविधान है, देश और राज्य का पृथक पृथक संविधान नहीं है, जो मतलब एकमात्र संविधान है जो देश पर भी और राज्य पर भी, ठीक है, दोनों पर एक समान रूप से लागू होता है। तो एकल संविधान भी, ठीक है, भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता यही है कि वो एकल संविधान है। ठीक है, मतलब लंबा होने का कारण। जो अन्य विशेषता आप देखते हैं, तीसरा है इसमें ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण क्या है, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, अधिकांश प्रभाव इसका है भारतीय संविधान में। ठीक है, ये भी एक लंबा लिखित दस्तावेज था और इसी का इसमें अधिकांश प्रभाव है। ठीक है, तो इसलिए जो ऐतिहासिक प्रभाव है 1935 के एक्ट का, ठीक है, इसमें देखने को मिलता है। और अगला जो है कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। जो भी कानून निर्माता थे, लगभग सभी क्या थे, जो विधि का नॉलेज रखते थे। ठीक है, तो विधि का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति, जाहिर सी बात है, प्रयास करेगा कि हर किसी व्यक्ति को इसमें सम्मिलित किया जाए। ठीक है, हर किसी वर्ग के लिए इसको बनाया जाए। ऐसा नहीं तो क्या होता, देखो, यदि किसी विशेष वर्ग के लिए संविधान बनता तो दूसरा वर्ग उसका सदैव विरोध करता। ठीक है, तो सारी चीजों को इसमें एकत्रित, मतलब सबके लिए समानता, सबके लिए सबको इसमें रखने का प्रयास किया गया। इसलिए भारत का संविधान एक क्या है, बहुत बड़ा लिखित संविधान। और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, भारत का संविधान है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा है विभिन्न स्रोतों से लिया गया। विभिन्न स्रोतों से लिया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान देखो, ब्रिटेन के संविधान की भी कुछ चीजें उसमें ऐड है, अमेरिका के संविधान की चीजें ऐड है। ठीक है, आयरलैंड की, साउथ अफ्रीका की, ठीक है, रूस की, ऑस्ट्रेलिया की, आयरलैंड की, सारे मतलब कई सारे ऐसे देश हैं जहां के संविधान से हमारे देश के संविधान में कुछ न कुछ चीजें ली गई हैं। सारे संविधानों को पढ़ा गया। ठीक है, उसके पश्चात जो व्यवस्था ठीक लगी उसको हमने ले लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इसको बड़ा बनाती है, क्योंकि प्रयास किया गया, अन्य संविधानों को पढ़ के प्रयास किया गया कि यहाँ पर सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रयास के चलते ये एक बड़ा दस्तावेज बन गया। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तीसरा इसमें क्या है, देखो,
नम्यता और अनम्यता। ठीक है, दोनों इसमें मौजूद मिलेगी। भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है, लचीला क्यों है? कुछ मामलों में सामान्य संविधान संशोधन उससे भी ठीक है काम चल जाता है, जो विशेष बहुमत का नहीं होता। ठीक है, और एक होता है बहुमत वाला संविधान संशोधन, जहां पर कुछ मामले होते हैं, कठोर मामले होते हैं, वहां पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जहां पर कुछ सामान्य मामले होते हैं, वहां पर साधारण बहुमत से भी कोई भी विधेयक पारित हो जाता है। ठीक है, तो नम्यता और अनम्यता का एक शानदार परिचय है भारतीय संविधान। ठीक है, एक शानदार समन्वय है इसमें। हालांकि यदि आप देखते हो, जैसे अमेरिका का संविधान है, काफी कठोर संविधान है। ठीक है, वहां पर हर किसी मामले के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो सामान्यतः कोई भी संविधान संशोधन वहां पर हो नहीं पाता है। और ब्रिटेन की यदि आप बात करते हैं तो वहां पर सामान्यतः कोई भी संशोधन हो जाता है। ठीक है, वहां पर एक साधारण सी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों का समन्वय है। यहाँ पर नम्य, कुछ मामलों में नम्य है और कुछ मामलों में अनम्य, मतलब कुछ मामलों में लचीला है, सिंपल है, कुछ मामलों में क्या है, काफी कठोर भी है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर नम्य भी है और अनम्य भी है। ठीक है, अगला है एकात्मक भी है प्लस संघीय व्यवस्था भी है। एक बहुत बड़ा तथ्य, एकात्मक तो है, देखो एकल नागरिकता है। ठीक है, एक सशक्त केंद्र है, एकीकृत न्यायपालिका, ये सारी चीजें इसको एकात्मक बनाते हैं। ठीक है, लेकिन संघीय व्यवस्था भी है। संघीय व्यवस्था किस प्रकार है? संघीय व्यवस्था में देखो, संविधान सबसे पहले सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसके अलावा दो सरकारें हैं। देखो, राज्यों की अलग सरकार है, केंद्र की अलग सरकार है। ठीक है, लेकिन केंद्र के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, दूसरा देखो, ये ध्यान रखना आपने, राज्य की अलग सरकार, केंद्र की अलग सरकार, दो सरकारें हो गई। ठीक है, न्यायपालिका सर्वोच्च है संघीय व्यवस्था के अंतर्गत। और एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है इनका क्या है, शक्तियों का विभाजन। राज्य को भी शक्तियां दी गई हैं कानून बनाने की, कुछ विषय उसको भी देखो, तीन सूचियां देख, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची है उसमें राज्य को भी शक्तियां दी गई हैं कि वो कानून बनाए। ठीक है, और जो संघ सूची है उसको में केंद्र को वो शक्तियां दी गई। इसके अलावा समवर्ती सूची से दोनों को शक्तियां दी गई। ठीक है, तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन प्रभावी किसका रहेगा? यदि केंद्र भी उस पर कानून बनाता तो वो प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, तो एकात्मक व्यवस्था देखो, सबसे महत्वपूर्ण ये एक सशक्त केंद्र और एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, ये इसको एकात्मक बनाते हैं संघीय व्यवस्था में। एक तो क्या है, संघीय व्यवस्था में दो सरकारें। ठीक है, दूसरा क्या है, न्यायपालिका की जो न्यायपालिका सर्वोच्च है उसकी सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। ठीक है, और तीसरा क्या है, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्तियों का विभाजन इसका महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला देखो, संसद, सरकार का संसदीय रूप। इसे उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय सरकार। संसदीय स्वरूप, यहाँ की जो प्रमुख विशेषता है संसदीय स्वरूप की, एक तो वास्तविक और नाम मात्र का अध्यक्ष, मतलब वास्तविक और नाम मात्र का जो राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्रपति जी। ठीक है, वास्तविक और नाम मात्र के प्रमुख है। ठीक है, अगले है देखो, बहुमत वाले दल की सत्ता। यहाँ पर जो भी बहुमत पर आता है उस दल की सत्ता रहती है। ठीक है, जो भी बहुमत प्राप्त करता है उस दल का एक नेता प्रधानमंत्री रहेगा, ये आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, अगला देखो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। यदि राज्यों की बात करें तो मुख्यमंत्री, यदि देश की बात करें तो प्रधानमंत्री क्या है, प्रमुख है, सरकार का प्रमुख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके नेतृत्व में सरकार कार्य कर रही है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है, कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन कार्य किसके नेतृत्व में हो रहा है, या तो प्रधानमंत्री, या फिर यहाँ यदि राज्यों की बात करें तो प्रमुख कौन है, कार्यपालक या वास्तविक राज्यपाल। ठीक है, लेकिन जो नेतृत्व हो रहा है, किसके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये उत्तरदायी सरकार है, सरकार का संसदीय स्वरूप। इसकी भारत की कुछ विशेषताएं। ठीक है, देखो, जैसे सबसे पहले है नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, जो बहुमत दल है, बहुमत दल की सत्ता यहाँ पर कार्य करेगी। ठीक है, और उसमें से भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व, उस सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री या
मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। और निचले सदन, लोकसभा या फिर विधानसभा, इसका विघटन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है सरकार का संसदीय स्वरूप। अगला देखो, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। में समन्वय एक महत्वपूर्ण तथ्य। देखो भारत में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान चलता है, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। देखो 1950 की परिस्थितियां कुछ और रही होंगी, वर्तमान में 2022 चल रहा है, अभी की परिस्थितियां कुछ और हैं, और भविष्य में 2050, ठीक है, 2080 परिस्थितियां और बदलेंगी परिस्थितियां, क्योंकि समय के साथ साथ परिस्थितियां बदल रही हैं। तो उस हिसाब से संविधान में संशोधन की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। संविधान को उस समय के हिसाब से ढालने की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। तो इसमें देखो संसदीय संप्रभुता क्या है और न्यायिक सर्वोच्चता क्या है, इनके बीच समन्वय कैसे है। संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, बड़े से बड़े भाग को संशोधित कर सकती है संसद। लेकिन न्यायपालिका भी एक ऐसी, मतलब न्यायपालिका भी क्या कर सकती है, देखो जो अपनी न्यायिक शक्तियों की समीक्षा के तहत जो भी संसदीय कानून है, जो भी संसद के द्वारा संशोधन किए गए हैं या नए नए कानून लाए जा रहे हैं समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, ठीक है, उनको संशोधित कर सकते हैं न्यायपालिका, या उनको असंवैधानिक भी घोषित कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का समन्वय है। एक और जहां न्यायपालिका अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा लाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, वहीं संसद क्या है, संविधान के किसी बड़े से बड़े भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है। दोनों को अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त हो, इनके बीच समन्वय भारतीय संविधान में स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। अगला देखो, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है। एक तो एकीकृत न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, ठीक है, जो भी अधीनस्थ न्यायालय नीचे। और सर्वोच्च न्यायालय क्या है, शीर्ष पर है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। न्यायपालिका स्वतंत्र है अपने आप में, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, ठीक है। अगला जो इसको विशेष बनाता है वो है मौलिक अधिकार, ठीक है। भारतीय नागरिकों को भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद तक का मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें देखो एक है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अल्पसंख्यकों के अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी कि अधिकार भी दिए गए हैं, यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उनका उपचार कैसे होगा, किस डॉक्टर के पास आपको जाना है, ये व्यवस्था भी दी गई है भारतीय संविधान में। सारी चीजों का देखो, मैंने बोला ना, सारी चीजों को इसमें रखने का प्रयास किया गया, इसलिए भारतीय संविधान इतना बड़ा लिखित संविधान बना है, ठीक है। पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनाने में लग गए, इसको लिखने में लग गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 में भारतीय नागरिकों को दिए गए, ये भी इसको एक विशेष बनाता है, ठीक है। अगला देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अधिकार तो दिए ही गए हैं आपको, साथ में जो राज्य है, राज्य के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से। हालांकि राज्य बाध्य नहीं है कि वो करे ही करे, लेकिन फिर भी उसके कर्तव्य भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से। अगला देखो, मौलिक कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक को यदि अधिकार दिए गए हैं तो उसके लिए कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। 11 कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं कि वो क्या करें, सदैव उनको अपने हृदय में संजोए रखें, ठीक है, उनका पालन करें। तो इन कर्तव्यों का पालन करना भी हर किसी का कर्तव्य, ठीक है। जैसे हमें अधिकारों की आवश्यकता होती है ना, वैसे हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भारतीय संविधान को विशेष बनाती हैं। देखो, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये भी इसको विशेष बनाता है, ठीक है। भारत में अनेक धर्मों के आपको लोग मिलेंगे यहाँ पर, अनेक, ठीक है, पंथों के लोग मिलते हैं। तो किसी विशेष धर्म को भारत का धर्म नहीं माना गया, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक धर्म को क्या है कि वो किसी भी धर्म के व्यक्ति को कोई भी यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विशेष धर्म का व्यक्ति ही यहाँ पर रहेगा।
भारतीय समाज बहुधर्मवादी है, ठीक है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर भारतीय संविधान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया, ठीक है। अगला देखो, अगला है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। आपको मत देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। 18 वर्ष पूर्ण होते ही प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ये भी एक बेहतरीन व्यवस्था भारतीय संविधान की है कि प्रत्येक व्यक्ति वोट करेगा 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति वोट करेगा। एक बेहतरीन व्यवस्था है सरकार को चुने जाने के लिए। अगला देखो, अगला जो महत्वपूर्ण है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। यहाँ पर केवल सरकारें दो काम कर रही है, देखो, एक केंद्र की सरकार काम कर रही है, एक राज्य की सरकार काम कर रही है, लेकिन नागरिकता केवल एक ही है, वो है भारतीय नागरिकता, ठीक है, वो केवल भारतीय नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का यहाँ पर प्रावधान है। जैसे अमेरिका में आप देखोगे तो वहां पर देश की नागरिकता अलग है, फिर जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी नागरिकता अलग है, ठीक है। तो ऐसा प्रावधान भारत में नहीं है, यहाँ पर केवल भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। सारा जो मुख्य है, प्रत्येक राज्य का व्यक्ति भारतीय नागरिकता ही ले सकता है, ठीक है, ध्यान रखेगा। इसके अलावा देखो, स्वतंत्र निकायों का समावेश, स्वतंत्र निकाय, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक है, इनकी भी व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान में दिए गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी आप लोग। आपातकालीन प्रावधान, इसमें देखो, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राज्यों में आपातकाल, ये सारी चीजें इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। कैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के लिए कैसे निपटना है, भारतीय संविधान में सारी चीजें दी गई, ठीक है। इसके अलावा देखो, स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय सरकारें, त्रिस्तरीय सरकारों का भी इसमें प्रावधान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय सरकारों का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है दुनिया का भारतीय संविधान, विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न देशों से लिया गया। चर्चा करेंगे आगे किस किस देश से कौन सा भाग लिया गया, ठीक है। उसके बाद देखो, नम्यता भी और अनम्यता भी है, ठीक है, एकात्मक और संघीय व्यवस्था दोनों इसमें दिखाई देती है। सरकार का संसदीय स्वरूप इसमें दिखाई देता है, ठीक है। संसदीय संप्रभुता भी और न्यायिक सर्वोच्चता, मतलब दोनों अपने आप में सर्वोच्च है, ठीक है। एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका इसमें दिखाई देती है। मौलिक अधिकार हमें दिए गए जो कि भाग 3 में, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है, ठीक है, ये है 36 से 50, 36 से 51, ठीक है। फिर देखो, मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है, ठीक है, 51 क में। फिर एक देखो, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यहाँ पर किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं है, सारे धर्मों को ये स्वीकार करता है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय रखने का प्रावधान है, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान इसमें किए गए और त्रिस्तरीय सरकारों का इसमें व्यवस्था दी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। दोस्तों, टॉपिक आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। हालांकि लिखने के लिए इसमें कुछ ज्यादा है नहीं आज आप लोगों के लिए, केवल कुछ ही तथ्य हैं, ये भी कभी ऑप्शन में दे सकते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान की विशेषता में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा तथ्य सही है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कम है, लेकिन ये सारे तथ्य क्या है, समझने वाले तथ्य हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान के प्रमुख जो 22 भाग हैं उनको लिखाऊंगा, ठीक है। भागों में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हम पढ़ेंगे आगे। उसके अलावा अनुसूची हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से जो जो चीजें ली गई हैं उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। किस देश के संविधान से क्या हमने ग्रहण किया है, ये सारी चीजें हम चर्चा करने के पश्चात तब हम भाग 1 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। भाग 1, फिर भाग 2, भाग 3। तो शुरू के 4-5 भाग काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपातकाल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वहां से पहले पढ़ लेंगे। संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, वहां उनसे हम पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद वगैरह जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज हम फटाफट उनको पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग रिविजन करते रहिए और समझते रहिए चीजों को, ठीक है। एक बार पॉलिटी समझ जाओगे तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा कारण यही है, सबसे लंबा और लिखित संविधान होने का, भारतीय संविधान का सबसे लंबा और लिखित होने का क्या है सबसे बड़ा कारण, ये सारे इसी के कारण है, ठीक है। हालांकि विशेषताओं में सारी विशेषताएं, लेकिन सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है, ये सारे इसी के कारण है कि इतनी सारी चीजें हमने इस संविधान में
ऐड की हैं, ठीक है, जोड़ी गई हैं। अन्य भी चीजें, कई सारी चीजें और भी हैं जो इसमें जोड़ी गई हैं, ठीक है। इसलिए काफी बड़ा हमारा संविधान बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।